हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। और इस रिवीजन में हमने टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न दोस्तों। तो 20 अगस्त को ये आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए ये टॉप 60 प्रश्न है जो कि ईवीएस की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधों के बारे में कहा गया है, तो बात करते हैं पौधों की। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ कार्य हैं, यानी पौधों के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं और वो नीचे दिए गए हैं और हमें उन पर क्या करना है, विचार करना है। जैसे पौधों को सहारा देना, ये ठीक ठाक है। ह्यूमरस प्रदान करना, ये भी ठीक ठाक है। भोजन संचित भंडारण, ये भी ठीक ठाक है। भोजन और खनिजों का अवशोषण करना, तो ये सारे जो पॉइंट दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं, ये लगभग सब ठीक ठाक हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताइए भोजन का निर्माण क्या करेंगे, बताइए हम क्या करेंगे, बताइए कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमरस जो है वो प्रदान नहीं कर सकते। तो देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का क्योंकि ये तो किसमें होता है, ये जड़ का कार्य होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा और चौथा भी हो जाएगा। अब आप कहोगे भोजन का निर्माण कैसे, भाई प्रकाश की संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं ना, और भोजन और खनिज का अवशोषण करती हैं। जैसे आप जल को भी दोगे तो वो अवशोषण करती हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से पक्षियों का हमें एक समूह चुनना है जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में, हमारी यानी मनुष्य, किसकी बात हो रही है, मनुष्य की बात यहां हो रही है, 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। वो और कौन है बताइए, आपको बताना है। देखिए कौवा होगा नहीं, कबूतर होता नहीं है, कौवा होता नहीं है, बुलबुल होती नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा, ए वाला। ए में कहा गया है जो बाज होता है वो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देखता है। चील होता है वो भी 4 गुना ज्यादा देखती है, और जो गिद्ध होता है ये भी 4 गुना ज्यादा देखती है। जो गिद्ध होता है इसको हम प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, एक तो यहाँ बात आ गई 4 गुना अधिक दूरी, कभी कभी कह देता है 6 गुना, 6 गुना। तो उस केस में आप क्या करोगे, भाई 4 गुना तो ये लोग देख सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका चील हो गया, एक आपका चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये क्या करते हैं, ये 4 गुना देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं अगर 6 गुने की, तो 6 गुना कौन देख सकता है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन देख सकता है आपका 6 गुना, ये बताना है। तो देखिएगा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे बाज और चील के कितने पैर होते हैं, आप कहोगे सर बाज हुआ, चील हुई, गिद्ध हुई, इनके 2 पैर होते हैं, ठीक है। और आंखें कितनी होती हैं, आंखें भी 2 होती हैं। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 गुना दूरी देख सकते हैं। लेकिन जबकि बात करें शेर की, बाघ की, ये सारे जो होते हैं, चीता हो गया, इनकी टांगे कितनी होती हैं, इनकी टांगे 4 होती हैं, 2 आंखें होती हैं, और ये 6 गुना अधिक देख सकते हैं। कौन कौन, एक आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, ये क्या है, 6 गुना अधिक देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं। इसमें आपसे कहा गया, ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ इसमें 1-2 पॉइंट को मैंने शामिल किया हुआ है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, आपने तुरंत आंसर लगा दोगे। फिर भी मैं आपको ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्या थॉर्नडाइक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, एम.एस. स्वामीनाथन है, या अर्नेस्ट हैकेल है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं इसके लिए दोस्तों, जो थॉर्नडाइक है ये क्या है, बताइए ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। पहली बात होगी। ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। और जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अर्नेस्ट हैकेल की बात करें, ये किसके लिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा गया है, नीचे दी गई सूची, एक सूची दी गई है और उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो देखिएगा विचार करते हैं, किस प्रकार करते हैं कि इस सूची में निम्न में से कौन सा
दूसरे से भिन्न है, यानी हमें डिफरेंट वाला बताना है। तो बताना है कि क्या कछुआ है डिफरेंट, घड़ियाल है डिफरेंट। बताइए क्या कछुआ है, घड़ियाल है, बतख है, या मछली है, या कौवा है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो कछुआ हुआ, एक आपका कछुआ हुआ, घड़ियाल हुआ, बतख हुआ, मछली हुई, ये जो है ये आपके जलीय जीव है। कौन से हैं? जलीय जीव। लेकिन बात करें कौए की, कौआ जलीय जीव नहीं है, एक उड़ने वाला पक्षी है। कौन है? उड़ने वाला पक्षी है। ये भाई जल में तो नहीं तैर सकता, तो इसलिए कौआ जो होगा इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। चलिए आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हाँ एक बात और हम आपको बता दें, कछुआ जो होता है आपका सरीसृप प्रजाति का जीव है। कौन सा? सरीसृप प्रजाति का जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 5 की। हाथियों के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है दोस्तों। तो देखिएगा करते हैं चर्चा इस पे भी। इसमें कहा गया है हाथी बहुत कम आराम करते हैं। करेक्ट बात है, ज्यादा आराम नहीं करते हाथी। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट है। आगे अब हमसे बोला गया है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं 200 केजी नहीं खाता। कितना खाता है? 100 केजी खाता है। और बात करें इसके 200 केजी की, तो 200 केजी का तो इनका क्या होता है? 200 केजी का क्या होता है? एक बच्चा होता है इनका। 200 केजी का तो बच्चा होता है। तो 100 केजी की 200 केजी नहीं खाता। कितना खाता है? 100 केजी खाता है। और 200 केजी का क्या होता है? इनका छोटा हाथी होता है, यानी हाथी का बच्चा होता है। जो हाथी होते हैं इनके शरीर पर क्या है? काले कलर की चमड़ी पाई जाती है, और जिस कारण इन्हें गर्मी बहुत लगती है। और गर्मी लगती है तो इसीलिए यह क्या पानी और कीचड़ में खेलना इनको बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? इनके शरीर को ठंडक प्राप्त होती है। ये वाला ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट हो गया आपका। अब आगे एक और कहा गया किसी हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो इसकी लीडर होती है, या वही सारे फैसले लेती है, वही। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा। अब आप देखिए कौन कौन सा है। दूसरा इसमें भी है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका तीसरा है, चौथा है, पहला है, तो ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए। और हाँ एक बात और, जो हाथी है इसको हम विरासत पशु भी कहते हैं, विरासत पशु भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। घरों के नीचे दिए गए कुछ विवरण हैं, इन पर क्या करना है? आपको विचार करना है। तो देखिएगा ये आपको होता है राजस्थान के गांव के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, और उनकी जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं? कटीली झाड़ियों की होती हैं। ठीक है भाई, सही बात है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इनके घरों के लोग बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा। ये पथरीले इलाके के घर होते हैं, बट ये बांस के खंभों पे नहीं बनते। अब बांस के खंभों पे कौन से बनते हैं? असम में जो घर होते हैं वो कहाँ बनते हैं? बांस के खंभों पर बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर अधिकतर ज्यादातर बाढ़ आती रहती हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। सही बात है, जो लेह लद्दाख है वहां पर 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं, और नीचे की मंजिल पर जरूरी काम का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है, और ऊपर की मंजिल पे रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा, और ये भी सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो सेकंड इसमें भी है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और केवल 3 है, नहीं है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7, नीचे दिया गया कौन सा कथन एक समूह जड़ों का है। अब जड़ों का समूह हमें बताना है कि जड़ के समूह कौन कौन से हैं। तो देखिएगा जड़ों का समूह मतलब जो मानव है वो जड़ को खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए हल्दी, अदरक, अदरक जड़ नहीं होती। अदरक क्या है? अदरक हुआ, आलू हुआ, ये क्या है? तना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। शकरकंदी, मूली, हल्दी नहीं है। आलू ये क्या है? आलू, अदरक मैंने अभी भी बताया, ये क्या है? आपके तना है। जबकि बात करें गाजर की और चुकंदर और मूली की, ये क्या है? जड़ है आपकी।
और ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है उसकी चर्चा करते हैं। जो रेगिस्तानी ओक के बारे में कहा गया है दोस्तों, और रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको सही कथन चुनना है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का ये पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए, राजस्थान में नहीं पाया जाता, यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात में नहीं पाया जाता, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है उच्च ज्वर यानी तेज बुखार। ज्वर को क्या बोलते हैं हम? ज्वर क्या है? यहाँ बुखार है। क्या है? बुखार है। के साथ कपकपी यानी ठंड लगना, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ यानी एक पेड़ है सिनकोना, उसकी छाल से का प्रयोग किया जाता है। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो सिनकोना पेड़ है ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर बर्फ ज़्यादा गिरती है। ठीक है, दार्जिलिंग पर्वत हुआ, कहाँ ठंडे स्थानों पर मिलता है ये पेड़। ठीक है, और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। और वो किसके उपचार के लिए बनाई जाती है? वो बनाई जाती है मलेरिया के उपचार के लिए। डेंगू होगा नहीं, मियादी बुखार होगा नहीं, चिकनगुनिया होगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है? आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर, हर जानवर जिस चीज को देखते हैं, जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो जानवर होते हैं रात में किसी भी चीज को देखते हैं, कोई भी हुआ जानवर हुआ, तो उनको क्या है, दो चीज नजर आती है, एक ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, तो रंगीन होगा नहीं, रंगीन नहीं है, लाल नहीं है, बैंगनी नहीं है, नीला नहीं है, हरा नहीं है, पीला नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया ये आपको देखना है। केंचुए के बारे में बात करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा केंचुआ क्या कह रहे हैं। केंचुए के बारे में चर्चा करनी है हमें। देखिएगा, केंचुआ जो भैया हैं ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं आपको बताना है। केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, ये भी ठीक है। केंचुए के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक भाई और है इनके, सांप, इनको भी मित्र कहा जाता है। ठीक है, और इनमें से उसके सही कारणों को चुनना है। तो देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये एकदम 100% है भाई। जमीन उपजाऊ होगी तभी तो वो किसान का मित्र होगा। केंचुए खरपतवार को खाते हैं, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। मुख्य फसल की रक्षा नहीं करते। केंचुए जमीन में छेद करते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी करेक्ट है। केंचुए, ये गलत हो गया। केंचुओं द्वारा बनाए जाने वाले छेदों में से जो हवा होता है, जो जल होता है, वो आसानी से चला जाता है, ये भी करेक्ट है। यानी दूसरा वाला रॉन्ग है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसमें सिर्फ दो ही है इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से, निम्न भूल गए यहाँ फिर भी आप लिख लो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए, ये आपको बताना है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको चुनना है। तो बताइए, क्या मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपरोक्त सभी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। एक ग्रीन हाउस गैस और है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ज्यादातर ठंडा करने वाले चीजों में पाया जाता है, जैसे आपका फ्रिज है, AC है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ताजमहल के पीले होने का कारण कौन सा है? बताइए। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, तुरंत लगा दोगे कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बना देती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है और अम्ल वर्षा हो जाती है। प्रश्न नंबर 14, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए जीवों का वह समूह हमें चुनना है किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। ठीक है, वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक, अभी अभी मैंने बता चुका है कौन कौन है। देखिए, मधुमक्खी काय को होगी, सांप है नहीं है, चील, गरुड़ है नहीं है, गरुड़ नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गरुड़ है ना,
गरुड़ को चील भी कहते हैं। देखिए, चील और गरुड़ बात एक ही है। तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन चेंज हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट है। जो ये गरुड़ है इसकी यही क्या है, चील है आपकी। तो देखिए, सांप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है। और एक बात है, जो बाघ है, बाघ दिवस जो होता है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। इतनी सारी बातें आपने इसमें पढ़ी देखी। और बात करें गिद्ध की, गिद्ध क्या होता है, यहाँ प्रकृति का सफाई कर्मी होता है। कौन होता है, सफाई कर्मी। मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है ये हम देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 में ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अनुसार हमें बताना है। एक फसल को काटने के पश्चात, एक फसल हमने काट दी, उसके बाद में कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि के लिए तैयार हो जाती है, भूमि मतलब खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, बस तुरंत उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। तो बताइए ये क्या सिंचाई है, सिंचाई काय को होगी इतने दिन बाद, सहकारी होती नहीं है, सीढ़ी नुमा होगी नहीं, कौन सी होगी, झूम की खेती होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16, इसमें बोला गया है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें बोला गया है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है, इकाई जरूरी नहीं है माता पिता भी हों। ठीक है, दादा दादी भी होते हैं, क्योंकि भारत में 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक आपका संयुक्त परिवार होता है और एक आपका एकल परिवार होता है। तो देखिएगा, ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बात करते हैं सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है। यार ये जैविक का मतलब क्या है, अजैविक तो बच्चे होंगे ही नहीं। ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ये एकदम करेक्ट बात है। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट है। सत्य है क्योंकि किसी आदर्श परिवार का ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। परिवार 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक आपका एकल परिवार, एकल, और एक संयुक्त परिवार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, पशुओं की त्वचा पर, जो पशु है उनकी त्वचा पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न यानी डिजाइन पाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो बताइए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ये वाली बात सही है, क्योंकि उनके बाल जो होंगे उसी कारण क्या है, उनका क्या आ जाता है, पैटर्न आ जाते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये ऑप्शन इससे ज्यादा करेक्ट है, बट यहाँ हम कौन सा लगाएंगे, दोनों में से देखते हैं अभी। उनकी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परावर्तित प्रकाश के कारण, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बट इन दोनों में से कौन सा सही है, वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जलवायु एक जैसी होती है, बट वहां पर भी कुछ जानवरों के क्या पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप डॉग के पैटर्न को देख लो, कहीं पर भी देखोगे, कहीं पे सफेद है, कहीं पे पीले हैं, इस तरीके से क्या चेंज आते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी व्हाइट ही होता है पूरा। तो ये क्या है, ये इनके बाल होते हैं ये। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है बगुला भैंस पर बैठता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि ये इनमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ये कई बार आया हुआ है, इसी मैंने लिया है, और इस बार भी ये 100% आपका एग्जाम में आएगा, इसीलिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 19 की। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित जड़ के बारे में बात करनी है, जड़ के बारे में, ना कि पेड़ के बारे में। जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए सही नहीं है, ये आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो सही नहीं है। ह्यूमरस उपलब्ध कराना, ये जड़ कराती है भाई, नीचे से नमी उपलब्ध होती है, पौधों को सहारा भी देती है। भाई कोई भी पेड़ खड़ा है तो वो जड़ की वजह से ही तो खड़ा है, जड़ ही नहीं होगी तो कैसे। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, ये भी एकदम करेक्ट है। भोजन का भंडारण, ये भोजन का भंडारण नहीं करती जड़,
क्यों? क्योंकि ये कार्य कौन करता है? ये कार्य तो पूरा पेड़ करता है। अब पेड़ कौन कौन सा भाग करता है? पेड़ की पत्तियां करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जड़ ये नहीं करती, ये काम कौन करता है? पत्तियां करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20। प्रश्न नंबर 20 में बोला गया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, ये आपको बताना है, ये आपका कौन सा है? तो बताइए, स्पाय, योगारा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सभी जानते हैं पैरामीशियम है, पैरामीशियम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आपका अमीबा होगा। ये सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव है। वो इसलिए क्योंकि इनका शरीर जो है वो एक कोशिकीय होता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से बीज नहीं है। अब हमें बीज वाला ऑप्शन चुनना। देखिए, सौंफ भी बीज होती है, गेहूं भी बीज होता है और काली मिर्च भी बीज होती है। एक ही ऑप्शन है, वो आपका कौन सा? साबूदाना। ये आपका बीज नहीं होता, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे बोला गया है प्याज, आलू, अदरक, ये क्या है? ये मैंने अभी भी आपको बताया था। ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी तना है। क्या है? तना। तो जड़ होगा नहीं। और जड़ क्या क्या होती है ये आपको बताना है। जड़ क्या क्या चीजें होती हैं ये बताओ। जैसे मूली है, ये क्या है? जड़ है आपकी। गाजर है, ये क्या है? जड़ है आपकी। तो तना होती है। क्या होती हैं ये सारी चीजें? तना होती हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऐसा नहीं है। उड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं वो उड़ते ही नहीं है। ठीक है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूमती नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि पक्षी जो होता है एक बार में क्या 2 टारगेट कर सकता है, क्योंकि उसकी पुतली घूमेगी ही नहीं। ठीक है। अगर वो लेफ्ट में या राइट में देखेगा तो वो एक आंख को नहीं घुमाएगा, क्योंकि पुतली घूमेगी नहीं, वो पूरी गर्दन को घुमाएगा। ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 270 डिग्री तक कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन को घुमा लेता है। ठीक है। और झटके के साथ कौन घुमाता है ये भी आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं दोनों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बताइए। वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे? पराग कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, इसमें बोला गया है प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है, ये आपको बतानी है। प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो किसकी रचना है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जल्दी से बताइए किसकी है? क्या अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन की है, या मेंडल की है, या रॉबर्ट हुक की है? जल्दी से कमेंट करिएगा किसकी है। बताइए दोस्तों किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु कौन है? ये एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। मेंडल की बात करते हैं कि इन्होंने क्या मटर के पौधे पर क्या किया था? प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने मटर के पौधे पर किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? बताइए। कोशिका की थी, सब जानते हैं कोशिका की खोज की थी। ठीक है। जबकि बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, ये इन्होंने क्या बताया था? प्रजातियों की उत्पत्ति की थी। तो इसका श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है किस वर्णन की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ये आपको बताना है। ये भी मैं अभी आपको पिछले प्रश्नों में बता चुका हूं। किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं, सभी बता देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष। तो बात करें पीयूष की, जो पीयूष होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है। मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कही गई है। और आप मुझे बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हड्डी यानी अस्थि, हड्डी कौन सी है आपको बतानी है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? वो कहाँ की होती है? जांघ की होती है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए किस में मिलता है, यानी ऐसा गुण जो पेड़ पौधों में भी मिलता हो और जीव जंतुओं में भी मिलता हो। बताइए। देखिए जीव जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण मतलब खुद बनाते हैं, जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सनलाइट पर डिपेंड रहते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, भोजन का गलत हो जाएगा। ठीक है, अंकुरण अंकुरण गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वृद्धि। देखिए पेड़ों में भी वृद्धि होती है, ठीक है, दोनों में वृद्धि होती है, जीव में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। और प्रजनन जो होता है वो पेड़ पौधे भी करते हैं और जीव जंतु भी करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक ही तरह की फसल बार बार उगाना और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा क्या होती है, बंजर हो जाएगी। बार बार आप उर्वरकों का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो उपजाऊ तो बनेगी नहीं, सिंचाई के लिए उपयुक्त होगी नहीं, विशेष कोई फसल बनेगी नहीं। जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट है, क्या हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है बिहार एक राज्य है भारत का जिसकी राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है जी, पटना है। लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि, यानी अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब होता है काल। ठीक है, और सबसे पहले बात है कौन सी है ये आपको बताना है। तो मधुमक्खी कल्चर को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो होती है कि इसके एक छत्ते में कितना शहद निकलता है, कम से कम 12 केजी शहद निकलता है। दूसरी बात करते हैं कि इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच की इसकी अवधि होती है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि यानी दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा वहां पर। तो आपको बताना है वह दिन कौन सा है। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वह दिन कौन सा है। कमेंट करके बताइएगा, क्या 23 मई 1984 है, क्या 23 मई 1989 है, क्या 25 मई 1984 है, या 25 मई 1989 है। बताइएगा कौन सा दिन है। बात करते हैं यहाँ माउंट एवरेस्ट की दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, 8,848.86 मीटर। ये क्या है, इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये किसका भाग है, ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि हमें बतानी है, और वो तिथि क्या है आपकी, 23 मई 1984 जो है वो तिथि है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है। आपको पता होना चाहिए जो सांप के काटने की दवा होती है वो सांप के ही जहर से ही बनाई जाती है। जो सिरप होती है वो क्या है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, करैत, नाग, अफाई और दोबोइया। कौन सा, दोबोइया। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं भारत में। और हम आपको बता दें सांप की आयु लगभग कितने वर्ष होती है, 12 वर्ष उनकी आयु होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में पाया जाने वाला एक सांप ऐसा है जिसमें जो जहरीला नहीं है, उसका नाम क्या है, अजगर। क्या नाम है, अजगर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वह सभी अस्पतालों में सांप के काटने की दवा मिलती है। यह किससे बनाई जाती है, अभी भी मैंने आपको बताया, सांप की झड़ी, छोड़ी, त्वचा, चर्म, ये आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। चिचड़े पौधे, बिल्कुल नहीं। चिड़चिड़े पौधे, बीज, ये बिल्कुल नहीं। सांप के जहर से ही बनाई जाती है सांप काटने की दवा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा इसमें क्या बोला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के उपयोगों को शामिल किया गया, इसका कारण है। इसका आपको कारण बताना है कि क्या कारण है इसका, और उपयोगों को शामिल किया गया है,
कारण आपको बताना है कि कारण इसका क्या है। तो बताइएगा, वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, पॉजिटिव वर्ड है तो आपने कह दिया तुरंत ये करेक्ट है। छात्रों को सिखाना, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते, संचरित नहीं होते, जाते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना सही बात है कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अपने तथा अपने अभिभावकों और रिश्तेदारों की समानता, गलत हो गया ये, तो आपका कौन सा, ए और सी स्टेटमेंट सही है, और ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, रचना को गुड़ खाना क्या है, बहुत पसंद है। दोपहर में जब उसकी माँ सो रही थी तो रचना क्या गई, रसोई में गई और उसने मम्मी से छिपाई हुई गुड़ की बरनी यानी गुड़ की बेली खोज ली और उसने क्या किया, गुड़ खा लिया। यह सीखने में निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है, बताइए। क्या शास्त्रीय अनुबंधन है, आप कहोगे कतई नहीं, शास्त्र की तो कोई बात ही नहीं हो रही। क्रिया प्रसूत है, यानी कहीं ना कहीं उसने क्रिया की है, संज्ञान में उसके गुण था नहीं, और उसने क्या यांत्रिक कार्य किया, इधर उधर ढूंढना, तभी तो जाकर के वह मिला। तो आपका क्या हो जाएगा, बी और डी करेक्ट हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, बताइएगा। क्या सांप को कहते हैं, गिद्ध को, उल्लू को, या शेर को, बताइएगा। तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ शेर पाए जाते हैं, आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें क्या होता है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी, वो कौन है, आपका गिद्ध कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित हमारे पास पड़ोस से, यानी वातावरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है, हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उपविषय होते हैं, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है, तो देखिएगा मुख्य विषय आपको बताना है तो संबंध होगा नहीं, पौधे होंगे नहीं, कार्य होगा नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई एक स्थान नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, जो क्या हो उसमें कोई ना कोई स्थिति में बदलाव आता रहे, कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर, और इसका शीर्षक क्या है, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों को यह जानकर अपने सृजनशील बनाने के लिए उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य है, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या उद्देश्य है, कमेंट करिएगा सभी बच्चे, कमेंट करिएगा एक बार, कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा, जब तक मैं इसको पढ़ता हूं, जब तक मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है, सही बात है। जैसे आप कहीं रह रहे हो और आपको उससे कह दिया कि आपको हम फ्लैट देंगे, कोई ना कोई ऐसी योजना है, और आपको वहां से बेघर कर दिया, तो क्या इससे संबंधित है जहां आपका जन्म हुआ है, बताइएगा। कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि शहरी लोगों को कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है। कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होता है, सब ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक, यानी 3 से 5वीं तक की बात हो रही है, 3 to 5 की पुस्तकों के ढेर सारे चित्रों को शामिल करने को सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं, बताइए। यानी आप जो है उनकी क्या है, पर्यावरण कक्षा की बहुत सारी चित्रों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसका आपको उद्देश्य बताना है क्या है, बताइएगा क्या उद्देश्य है, बताइएगा। चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, चित्र जो है बच्चों को आकर्षित करते हैं,
आप कहोगे आकर्षित करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो आकर्षित क्या करेंगे? बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी से समझ लेते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है। चित्रों से किताब आकर्षण बनती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी बी और सी सही है, और बी और सी ऑप्शन नंबर जो आपका बी में है वो उसमें दिए गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। बताइएगा प्रभावी तरीका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि प्रभावी तरीका होगा विद्यार्थियों को एक सजीवक यदि एनिमेटेड वीडियो दिखाने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। जरूरी नहीं है, गलत हो गया, आप तरीके सिखा रहे हो, चार्ट बनाना भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना, तो बच्चे खुद करके सीखेंगे, तथा अपने अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए कहना, ये वाली बात सही है। मूंग के बीजों का अंकुरण मॉडल दिखाना गलत, ठीक है। तो अगर इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको करके सीखने पर क्या बात हो रही है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। तो बच्चे कहीं ना कहीं करके सीख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। बताइए पर्यावरण की शिक्षा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा, जब तक मैं आपके ऑप्शन को पढ़ रहा हूं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे बोला गया है कि हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों माध्यम से। बात कहीं ना कहीं सही है, केवल शब्द दे दिया, गलत दे दिया। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को शामिल शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा, क्या ये तो अधूरा है, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधि, गलत। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति के सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। अब आपको बताना है कि वो कैसा माध्यम बनना चाहिए। बताइएगा कैसा माध्यम बनना चाहिए। भाई इन सब चीजों को समझोगे तो माता पिता से समझोगे या साथियों से समझोगे, बताइए। आप कहोगे माता पिता से नहीं समझेंगे, साथियों से, शिक्षकों से भी नहीं, क्या पर्यावरण से ही सीखते हैं। ये सारे क्या है, माध्यम है पर्यावरण के, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। बताइएगा अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके, जितने भी बच्चे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा बच्चों को अकेले कार्य करने का अवसर देना। अकेले करेंगे क्या बच्चे कार्य, गलत हो गया। बच्चों को कार्य करने, मदद, गलत वर्ड है, आप मदद नहीं करेंगे, कि आप सिर्फ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर, अवसर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तुरंत आपका हो गया। बच्चों के बड़े समूह पर कार्य, बड़े समूह पर छोटे छोटे समूह बनाएंगे जिससे क्या है बच्चा आगे कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा कक्षा 3 की बात हो रही है। पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं, बताइए। जल पे जिन सभी पे ध्यान दिया गया है, जिन विषयों पे ध्यान दिया गया है वे क्या है, ये आपको बताने हैं। जल का स्थानीय स्रोतों, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी का अनुमान, जल वर्षा संग्रहण, जल के स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी में के अनुमान, जल का शुद्धिकरण, जल का स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। ये तो अच्छी बात होगी, पीने के लिए स्वच्छ जल, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो सब कुछ, कहीं पे भी पीने की बात नहीं कही गई है, स्वच्छ जल की बात नहीं कही गई है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जल के विषय में आप पढ़ाओगे तो आप पढ़ाओगे नहीं स्वच्छ जल को, तो भाई स्वच्छ जल तो होना चाहिए ना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की।
प्रश्न नंबर 14 को करने से पहले जो आपका जल दिवस है दोस्तों, जो आपका जल दिवस है ये आपका कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि आकलन की जिससे हो सके वह प्रक्रिया क्या है। बताइए वह प्रक्रिया क्या है। देखिए आकलन करना, मूल्यांकन अलग चीज है, आकलन अलग चीज है। मूल्यांकन तो सिर्फ बताता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, बट यहाँ आकलन करना है तो ये तीनों हो जाएंगे। क्या? संवादात्मक, रचनात्मक और योगात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों दिए गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें आपसे बोला गया है कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आनुवांशिक या वंशानुक्रम एक मूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना जो है, इस शिक्षिका का नाम क्या है? हिना है। वह अपने विद्यार्थियों में आनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए आयोजित करेगी। बताइए क्या आयोजित करेगी? आपको बताना है या आयोजन करना। बताइए किसका आयोजन करेगी वह? कमेंट करके बताइएगा किसका आयोजन होगा। भाई कहीं ना कहीं जब उन्हें पर्यावरण के बारे में बताएंगे तो उन्हें एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना गलत, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप गलत, उदाहरणों का विश्लेषण करना, कई कई प्रकार के क्या उदाहरण देना जिससे क्या है बच्चे समझ सके। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान करनी है। बताइएगा पहचान करनी है। क्या वह 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बता, क्या समावेशित है, संदर्भ सहित है, अनुभवात्मक है या वैश्विक स्थानीय विषम केंद्रित? गलत हो गया, बाल केंद्रित होता है। तो ये वाली क्या है? समावेशित भी है, संदर्भ भी है और अनुभवात्मक भी है। तो आपका ए बी सी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको देखना है। ठीक है, देखिएगा आप रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है भैया, हम रेलवे स्टेशन पर हैं। आपको अपने होटल जाना है। आप अपने मानचित्र में सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में मानचित्र चल रहा है। मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व में चले। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्व किधर होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर हो, आप कहां हो? जैसे ए हो, आप यहां पर हो तो पहले कहां चले? आप पूर्व में चले। कितने चले? 60 मीटर चल गए। ठीक है भैया, हमने कहा 60 मीटर चल गए, पूर्व में चले। फिर 200 मीटर ठीक उत्तर में चले। अब 200 मीटर जो है वो ठीक उत्तर में चलेंगे। तो यहां आप चलोगे या नहीं? ये कितना हुआ? 200 मीटर। कहां चले? उत्तर में चले। ये 60 मीटर चले। ठीक है, उत्तर ऊपर ही तो होता है, ये भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला 350 मीटर ठीक पश्चिम में चले। अब आप कितना चले? 350 मीटर। कितना चले? 350 मीटर। किधर चले? पश्चिम इधर ही होगा आपका। फिर उन्होंने आपसे बोला अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चले। और अंत में कितना चले? 40 मीटर। किधर चले? उत्तर में चले। तो आप यहीं तो आ गए। ठीक है भैया, यहां आ गए। होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की आपको दिशा बतानी है कि बताओ होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की जो दिशा होगी वो किधर होगी। तो आप यहीं पर ही क्या कर दोगे? ये इस टाइप का बना दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, और ये होटल आपका इधर है। इधर ही तो होटल है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मना रही है? बताइए, चांद को देखते हैं तो चांद या तो ईद पर देखते हैं, वो तो खुद ही निकल जाता है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और किस पे मनाते हैं? करवा चौथ पर, सभी जानते हैं। पोंगल जो है ये क्या है? तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा
ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ, 3 सितंबर को हुआ, और सूरत से वह 4:16:15 पर चली ट्रेन। और कब चली है? 16:15 पर चली है, और 5 सितंबर को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची है। यानी 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद पहुंची है ट्रेन, 24 घंटे बाद तो पहुंची है ट्रेन। और इन दोनों के बीच का सफर कितना होगा? वो तो 24 आपके हो गए, वो तो आपके 24 हो गए। कितना सफर हो गया? 12.5 हो गए। और 12.5 जब आप इसमें और जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 36.5। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ये क्या है? आपका टाइम आ जाएगा। तो आपका टाइम कितना आ गया? 36.5 आ गया। तो आपको टाइम कितना दे रखा है दोस्तों? 36.5 आ गया टाइम। ठीक है, यदि समय के अंतराल कुल दूरी आपको इतनी दी गई है किलोमीटर में, तो ट्रेन की आपको औसत चाल बतानी है। तो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस कितनी है आपकी? 21-19 है। और ये आपका घंटे कितने हैं? 36.5। ये आपके क्या है? घंटे हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो और पॉइंट हटाएंगे ऊपर दोस्तों कितना आ जाएगा? ऊपर आपका 10 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 से जब इसे करोगे 5 दूनी 10, और 5 से इसे करोगे 5 7 35 आ जाएगा। एक बचेगा 5 तिया 15। कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। अब आप क्या करोगे? जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे और 2 का जब आप इसमें गुणा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपका आंसर हो जाएगा? क्या होगा? इतनी आपकी चाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है? 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला है। बताइएगा वो क्या है? 6 महीने से भी अधिक समय में रही, उनका नाम आपको बताना है। बताइएगा क्या है उनका नाम? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्या वहीदा प्रिज्म है, कर्णम मल्लेश्वरी है, बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम है? बताइएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये क्या है? प्रथम भारतीय महिला है। कमेंट करके मुझे बताइएगा वह कौन है। तो आप क्या कहोगे? भाई कौन है? सुनीता विलियम है। क्या है? सुनीता विलियम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पिताजी कहाँ के थे? गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे। और ये जो अंतरिक्ष में कितने समय तक रही? 6 महीने से भी अधिक समय, यानी 195 क्या दिन तक रही। ठीक है, 195 दिन तक ये रही है अंतरिक्ष में। और इनको सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, और ये कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बछेंद्री पाल कहाँ है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, इसमें सुरलभ द्वारा उचित स्वच्छता की सुविधा का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बताइएगा कौन है? बिंदेश्वर पाठक है, विनोबा भावे है, बाबा आमटे हैं, अन्ना हजारे हैं? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन है। कमेंट करके बताइएगा कौन है। तो उसके कौन है ये आपको बताना है। किसके? सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक। बताइएगा कौन है? सुरलभ अंतरराष्ट्रीय संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक हैं। कौन है? बिंदेश्वर पाठक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे बोला गया कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मानवीय करणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है जो। बताइए क्या कारण है इसका सही? ये भी आपको बताना है। ये भी आपको बताना है कि क्या कारण है। बताइएगा क्या कारण है। कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग कि इसका क्या कारण है। कारण आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट करके। बताइएगा कारण, बताइएगा कारण, जल्द से जल्द सभी लोग बताइएगा। क्या ज्वालामुखी विस्फोट है? भैया पर्यावरण की बात हो रही है, भूकंप की बात हो रही है, तो भूकंप का ज्वालामुखी से कोई लेना देना नहीं है।
टेक्टोनिक प्लेट्स का भी ऐसा भूस्खलन भी नहीं है, क्या है, खनन के क्रियाकलाप जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे हो रहा है, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल से बचाता है। कारवा केवरेन पर एक घर होता है, बताइए कैसा घर होता है? क्या पहियों का होता है, नाव का होता है, बर्फ का होता है, या रेल की पटरियों का होता है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा होता है। कमेंट करके बताइएगा कि घर जो है वह कैसा होता है। कमेंट करके बताइए ये घर कैसा होता है जो हमें देखो गर्मी से भी बचाए और सर्दी से भी बचाए, बरसात से भी, धूल से। तो ये घर ऐसा होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और ऐसे घर कब जा पाएगा? जब उसमें पहिए लगे होंगे। तो आपने कह दिया ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, इसमें देखते हैं ये क्या है, मैप द्वारा सॉल्व करेंगे इसे। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब की है। इसकी आपको दिशा बतानी है, ठीक है, और कहां से बतानी है? भारत की राजधानी से दिशा बतानी है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके मैप को सहायता से इसको हम हल करते हैं। दिल्ली कहाँ है आपका? दिल्ली जो है आपका यहाँ है, तो आपने यही ये बना दिया। तो देखो अब आपसे क्या पूछा है? पंजाब की पूछा है, तो पंजाब में क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ क्या है आपका? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? ये आपका क्या है? पूर्व है। ये आपका क्या है? दक्षिण है। ये आपका पश्चिम है और ये आपका उत्तर है दोस्तों। तो ये कहाँ आ जाएगा? दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका? चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखिएगा अब आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि इस टाइप से बनेगा। और इधर क्या आ जाएगा आपका? इधर आपका क्या होता है? उत्तर होता है। इधर क्या है? उत्तर है। इधर पश्चिम है। इधर पूर्व है और इधर दक्षिण है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व की तरफ कौन आपको बताना है? लखनऊ है। और इधर क्या है? चंडीगढ़ है। तो देखिएगा आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व है और दक्षिण पश्चिम दे दिया यहाँ, इसलिए ये वाला गलत हो गया। उत्तर पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, तो ये वाला जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो बात करते हैं 1 2 3 दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करना। क्या होता है? अलग करना। ठीक है, इस प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग खुली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या तना किया जाता है, बीज या फूल या बाली? आप कहोगे क्या किया जाता है? बाली किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिरता उनके नाम है। क्या कानपुर है, रायपुर है, लेह लद्दाख है, जोशीमठ मनाली है, केदारनाथ अमरनाथ है? बताइएगा कहाँ है ये, बताइएगा। यहाँ 0 डिग्री से क्या है? नीचे नहीं गिरता। और वह क्या है? देखो यहाँ पर भी क्या है? 0 डिग्री से कम हो जाता है। मनाली में भी हो जाता है और लेह लद्दाख में भी 0 डिग्री का कम हो जाता है, लेकिन कानपुर में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं लद्दाख की। ठंडा रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठंडे रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे बोला गया है वह रसोईया बिरयानी बना रही है, यानी एक रसोईया ने वो क्या बिरयानी बना रही है तथा चावल व पानी को अलग करना चाहता है। वह कौन सी विधि अपनाएगा? ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा? क्या फटकना, निथरना, वाष्पीकरण या हाथ से चुनना? बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। क्या निथारना? कौन सी विधि अपनाएगा? निथारना। देखो बाष्पीकरण जब होता है जब उसको वह गर्म करेगा, गर्म थोड़ी नहीं करेगा, फटकेगा थोड़ी नहीं, क्योंकि उसमें पानी मिक्स है, इसलिए क्या होगा? फटकेगा वह नहीं बिल्कुल भी। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है? सर्वाहारी का मतलब जो है क्या है? सर्वाहारी का मतलब क्या? एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, दोनों को मिला दो वो क्या कहलाता है? सर्वाहारी, यानी वह मांस भी खाता है। तो आप मुझे बताइए बकरी मांस खाती है क्या? बकरी मांस नहीं खाती है। बकरी मांस कब से खाने लगी? ठीक है। और शेर जो है वो क्या शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होता है। खरगोश
गाय ये क्या है, शाकाहारी है। कौवा और सूअर जो है ये क्या है, और मनुष्य ये क्या है, सर्वाहारी है। ये क्या है, ये क्या है, मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। बताइए, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के बारे में, या पर्यावरण से, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण से नहीं होगा, पर्यावरण के लिए हो जाएगा, पर्यावरण के माध्यम से हो जाएगा, और पर्यावरण के बारे में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है। इसके जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और 3 में से आपको एक को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा होगा। जब तक मैं इसको पढ़ता हूँ, क्या पर्यावरण का अन्वेषण, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में सूचना, बताइएगा क्या ये होंगे। अब आपको इनमें से कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यावरण के बारे में सूचना नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ए और बी है वो आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्योंकि पर्यावरण के अंत हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और अन्वेषण करते हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, करके सीखते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पर्यावरण जो आपका दिवस है ये कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।